Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. तो देखो लास्ट Good क्लास तक afternoon, हमने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट देखो कर लिए थे। अब उनके कॉम्बिनेशंस पे आते हैं। देखो तो अब नेक्स्ट लिखते हैं। देखो 3 सर्किट्स तो हमने कर लिए थे। अब नेक्स्ट हम लिख रहे हैं आरसी सर्किट। अब ये आरसी डीसी वाला नहीं है, वो तो हमने कर ही लिया है पहले। ये एसी वाला है। इसमें सोर्स कैसा रहेगा? डीसी नहीं रहेगा, एसी रहेगा। तो आरसी सर्किट, इसमें देखो एक लगा है रजिस्टर, एक लगा है देखो कैपेसिटर। इस तरह से देखो एसी सोर्स लगा है, ये आर और ये सी। ठीक है ना। और ये V जो है वो किसके बराबर है? V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना। V किसके बराबर है? V नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल है। तो ये सोर्स लगा दिया। देखो ये सोर्स लगा दिया। इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो है कितना? VR। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है? उसको नाम दे दिया VC। ठीक है। मान लो ये पीक वैल्यूज है, इसके अक्रॉस वोल्टेज को VC बोल दिया और ये इसको VR। मान लो ये पीक वैल्यूज है, RMS भी हो सकती है। कुछ अगर बताया नहीं होगा तो RMS ही मान के चलेंगे। फिलहाल हमने बोल दिया कि ये पीक वैल्यूज है। तो अब यहाँ पर देखो, इसमें भी हमें करना क्या है? करना है, इसमें भी हमें करंट निकालनी है पहले। तो करंट निकालने के लिए देखो फेजर बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखो एक बात तो ये देखो यहाँ पे कि V इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू VR इंस्टेंटेनियस प्लस VC इंस्टेंटेनियस। V इंस्टेंटेनियस इक्वल टू VR इंस्टेंटेनियस प्लस VC इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो हमेशा इसके सम के बराबर होगी ना सीरीज में। तो अब यहां से देखो तुम इसका फेजर बना सकते हो। तो फेजर बनाए, करंट तो देखो दोनों में सेम ही रहेगी ना, सीरीज में लगे हुए हैं दोनों। तो करंट को हमने इधर ले लिया। देखो करंट पहले भी हम एक्स एक्सिस पे ले रहे थे, अब पता भी लग जाएगा हमें कि एक्स एक्सिस पे क्यों ले रहे थे। तो करंट तो दोनों में देखो कॉमन है। और फिर देखो जो वी आर होगा, जो वी आर होगा देखो ये हमने लिख दिया आई नॉट। ठीक है, ये आई नॉट और ये लिख दिया देखो वी आर। ये पूरा जो वेक्टर है वो वी आर है। बताओ करंट और वोल्टेज रजिस्टर में सेम फेज में होते हैं कि नहीं? Yes, sir. और कैपेसिटर में करंट लीड करती है। Pi by ये 2 जो से। तो ये पाई बाय 2 से लीड करती है। तो ये वीसी को पीछे बना दिया इस वाली करंट के रेस्पेक्ट में, जो कि करंट तो दोनों में कॉमन होगी। तो इस करंट के रेस्पेक्ट में वोल्टेज जो है वो पीछे है, ये वीसी लिख दिया हमने। बोलो बात समझ आ गई सबको? Yes. ठीक है। तो अब बताओ रिजल्टेंट जो वोल्टेज है वो हो गया देखो ऐसे, है ना। ये इन दोनों का रिजल्टेंट। अब बताओ जैसे वहां पे था ना 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी, इन दोनों को सिग्नल अगर उसमें लिखना हो तो रिजल्टेंट ये ऐसे हो गया। यही चीज बताओ किसके बराबर हो जाएगी? अंडर रूट Under root VR square plus VC square. हाँ, ये एक्चुअल में क्या है? V नॉट है। बताओ ये पीक वैल्यू है ना, ये इसकी पीक वैल्यू जो है वो कितनी होगी? बताओ V नॉट ही तो है वो। जैसे 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी अगर ये लिखे हुए थे तो जो है इन दोनों की पीक वैल्यू क्या आई थी? 5. हाँ, तो वो पीक वैल्यू तो वही तो है ये V नॉट। बोलो समझ आ रही है बात? अब यहां से देखो ये जो एंगल है वो है फाई, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वही तो V नॉट है। अब ये लिख दिया फाई। फाई क्या है? करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस है। फाई फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज के बीच में देखो फेज डिफरेंस है फाई। अब यहां से तुम देखो tan फाई किसके बराबर है? VC by VR. हाँ, तो tan फाई की C by वैल्यू VR. देखो यहाँ से है VC बाय VR के इक्वल।
ठीक है, तो अब यहाँ से चलो पहले एक काम कर लें, पहले हम वी नॉट की बात कर लेते हैं, एक मिनट को। तो यहाँ से हम एक तो ये लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, दोनों लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। पाइथागोरस से वी सी इधर ले जाओ, फिर ये पूरा ट्राइंगल बन गया ना एक, ये लिख दिया। आप देखो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी आर को लिख सकते हो आई नॉट इंटू आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट को वी सी को क्या लिख सकते हो आई नॉट इंटू एक्स सी लिख सकते हो कि नहीं। तो पीछे यूज किए ना हमने इंडिविजुअल सर्किट्स में, देखो उसकी नॉलेज अब यहाँ यूज कर रहे हैं। तो वी सी हो जाएगा देखो आई नॉट इंटू एक्स सी, तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर ले लो कॉमन, क्या बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और वी नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट कर दो दोनों तरफ, तो आई नॉट रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। चलो ये बात समझ आ गई सबको, ठीक है। वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू, ये पीक वैल्यूज में रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो वी नॉट इक्वल टू दिस, अब ये जो टर्म है इसको एक नया नाम दे रहे हैं, देखो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड, जेड को बोल रहे हैं देखो इम्पीडेंस, ठीक है, जेड को बोलते हैं देखो इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इसकी भी ऐसा यूनिट क्या है, इसकी ऐसा यूनिट भी ओम ही है। ये भी देखो रेजिस्टेंस जैसे टर्म है, बताओ दोनों का सेम है यूनिट, तो इसकी रूट करके वो भी सेम ही रहेगी। तो ये नेम क्या इसका? हाँ नेम क्या इसका यूनिट का? यूनिट वही ओम, अच्छा, ये डिफरेंट। सेम ही रहेगी ना इसकी भी, क्योंकि वही आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ओम स्क्वायर ऐड करोगे तो ओम स्क्वायर ही बनेगा। तो ये भी रेजिस्टेंस जैसी टर्म है यहाँ पर, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, ठीक है। और बताओ दोनों तरफ अगर हम आरएमएस वो रूट 2 से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ अगर रूट 2 से देखो डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया देखो वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड, ठीक है। वी आर एम एस इक्वल टू बन गया देखो आई आर एम एस इंटू जेड, ये वी आर एम एस की वैल्यू आ गई। तो पी फिर बताओ कोई नया तो फिर भी नहीं है ये, फिर भी ये बी इक्वल टू आई आर जैसा ही है, पर आर की वैल्यू बस अलग अलग जगह पर अलग अलग होती जा रही है ना। आर की वैल्यू सारी जगह पे अलग अलग होती जा रही है, कहीं पर आर की जगह एक्सी आ गया है, कहीं पर एक्सएल आ गया है ना, और कुछ जगहों पर जो है ये अब जेड आ गया है यहाँ पर। तो जेड इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ठीक है ना, जेड इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो फॉर फेज डिफरेंस, फॉर फेज डिफरेंस between current and voltage, और फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो करंट एंड वोल्टेज के बीच में देखो फेज डिफरेंस निकालना है। तो ये देखो tan phi ये रहा वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज है ना ये, और ये सर्किट की करंट है। तो tan phi देखो किसके इक्वल हो जाएगा, हाँ tan phi देखो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan phi इक्वल टू हमने कर दिया VC बाय VR। तो फिर tan phi का आंसर देखो आ गया यहाँ से आई नॉट इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाई आई नॉट इंटू आर, लिख सकते हैं ना बोलो। यस। यहाँ से फाई को लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स सी बाई आर, या फिर tan इनवर्स 1/ओमेगा सी आर, एक्स सी को लिख दिया हमने 1/ओमेगा सी। एक्स सी को देखो लिख दिया हमने 1/ओमेगा सी। तो अब बताओ करंट लीड कर रही है कि लैग कर रही है, करंट से लीड कर रही है। हाँ देखो ऊपर किसके है ना, लीड ये करेगी है अप्लाइड वोल्टेज और ये है सर्किट फाई में से करंट। लीड करेगी। हाँ तो देखो ये करंट जो है लीड कर रही है, क्योंकि देखो ऐसे सोच सकते हो आर का तो न्यूट्रल इफेक्ट होता है और कैपेसिटर करंट को आगे रखता है,
है ना। तो नेट आगे है करंट, अभी भी करंट ही आगे है, और कितने फेज से आगे है, 5 फेज से आगे। 5 से। ये है अप्लाइड वोल्टेज और ये सर्किट की करंट है। देखो लिख देते हैं यहाँ, करंट इज लीडिंग बाय फेज 5, current is leading by phase 5 with respect to applied voltage. अरे ये सारा याद रखना कैसे कि ऐसे डेरिवेशन से? हाँ देखो, ये अपने आप याद हो जाएंगे। अभी मैं जब एलसीआर सर्किट पे आएंगे ना, तो तुम्हें सारा एक ही बार में याद हो जाएगा, वो सारा एक ही बन जाएगा। तो सिंगल फॉर्मूले से कोई भी सर्किट आ जाएगा उससे। ये मतलब बस समझने के लिए। हाँ, ये समझने के लिए है पूरा, बस कैसे आगे पीछे है ये थोड़ा समझना ध्यान से ज्यादा पड़ेगा। बाकी वैल्यू की बात जो है वो तुम्हें अभी समझ में आ जाएगी। देखो एक ही फॉर्मूले से सब बन जाएंगे। अभी बस समझते जाओ, याद भी हो जाएगा। ये देखो एलसीआर पे जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही सारी चीज याद भी हो जाएगी। सर एक पिछला पेज करना। तो जैसे इसमें जो वी नॉट है, ऐसे समझ सकते हैं कि इसको वी आर और वी में ब्रेक किया है कंपोनेंट की। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, वी नॉट के दो कंपोनेंट है। तो अलग अलग उसका जो उसके रिस्पेक्ट में किया है सॉल्व, है ना। हाँ बिल्कुल, वी नॉट का कॉस फाई जो कंपोनेंट है वही वी आर है, तो वी नॉट का जो साइन फाई कंपोनेंट है वही वी सी है। तो नेक्स्ट देखो, एल आर सर्किट, ये आरसी पढ़ा हमने, अब देखो एल आर सर्किट। अब एल आर सर्किट में भी देखो हमें वही से ये जो अभी कैलकुलेशन की वही करनी है दोबारा। अब वो उसमें किस तरह से चेंजेस हो जाएंगे वो बात तुम समझ ही गए हो। देखो एक्सपेंड हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ से देखो ये आर है और ये एल है, और ये है वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस तरीके से देखो लिख दिया। तो अब देखो यहाँ पर भी ये इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको नाम दे दिया देखो वी आर, VL इसके। और इसको नाम दे दिया देखो वी एल। तो वी आर और वी एल पीक वैल्यूज हैं। तो अब इसका फेजर बनाते हैं देखो फिर से। और ये तो हम लिख ही सकते हैं कि वी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू वी आर इंस्टेंटेनियस प्लस वी एल इंस्टेंटेनियस। ये वी आर देखो हमने इधर बना दिया, और ये आई नॉट करंट तो दोनों में सेम ही रहेगी ना, और वोल्टेज को इस बार आगे करना पड़ेगा। ऊपर आ जाएगा। करंट जो है पीछे रह जाएगी तो वी एल ऊपर आएगा। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही होगा वी नॉट और ये जो एंगल है करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस वो 5। कैलकुलेशन का तरीका बिल्कुल सेम ही है। वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, और वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी आर को क्या लिख सकते हैं, IR। आई नॉट इंटू आर का स्क्वायर I नॉट इंटू प्लस वी एल XC। को लिख सकते हैं आई नॉट इंटू एक्सएल का स्क्वायर। तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा देखो आई नॉट स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड, where z equal to
रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। ठीक ना, वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड, ये आ जाएगा। बोलो समझ आ गई सबको बात? यस। अब देखो फॉर फेज डिफरेंस, फॉर फेज डिफरेंस tan phi इक्वल टू, यहां पर भी देखो वी एल बाई वी आर, वी एल बाई वी आर, और tan phi को फिर यहां से और लिख सकते हैं हम आगे, आई नॉट इंटू एक्सएल डिवाइडेड बाई आई नॉट इंटू आर। क्या बन जाएगा ये? एक्सएल बाई आर। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं, देखो इसके आगे, और फाई इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। करंट इज लैगिंग बिहाइंड। देखो इंडक्टर है ना, तो इंडक्टर क्या करेगा? इंडक्टर करंट करंट को पीछे अपोज रखता है। करेगा। हाँ, तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड with respect to applied voltage। by phase phi। सर इसमें जेड का नेम है कुछ अलग? कोई इम्पिडेंस ही है, इम्पीडेंस ही? जेड सेम ही नाम है जेड का, इम्पिडेंस। इम्पीडेंस टू वेलर सर्किट। हाँ, इम्पिडेंस ऑफ एलआर सर्किट। सर इसमें मेनली एक फेजर याद करने, और ये जो आर की वैल्यू चेंज हो हाँ। जाती है बार बार। बस बस जेड की वैल्यू चेंज होती जाती है वो, और फेजर बनाना आना चाहिए, फेज डिफरेंस वगैरह फिर निकाल ही लो फिर। तो इसका क्वेश्चन करो, देखो एक, ये ऐसे 12 वोल्ट की, ये यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे लिखा है 20 वोल्ट, यहाँ पे लिखा है 12 वोल्ट, यहाँ पे लिखा है वीसी। वीसी की वैल्यू बतानी है, फर्स्ट लिख लो इसको। अब देखो एसी में कुछ भी नहीं दिया तो हमें क्या मानना है उनको? साइनसॉइडल और आरएमएस। हाँ, अगर कुछ भी नहीं दिया एसी में तो उसको आरएमएस ही मानना है, आरएमएस है ना। और कुछ पूछा है और उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया तो उसको भी आरएमएस ही मानना है। जैसे सी वीसी पूछा है ना, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो कौन सी वोल्टेज बताओगे? आरएमएस ही बताओगे। आरएमएस तो ये सब क्या है? सोर्स का भी आरएमएस दिया, ये भी आरएमएस, सब आरएमएस ही है ये। तो देखो ये जो रिलेशन हमने लिखे ना, यहाँ लिख लो साइड में, ऑल्सो वैलिड फॉर आरएमएस वैल्यूज। ये तो हमने इंस्टेंटेनियस पे लिखा था ना वैसे भी? नहीं, ये पीक के लिए लिखा था, फेजर तो सब पीक के लिए बनते हैं ना। मतलब ये इन पर फॉर्मूला लग सकता है? नहीं, इंस्टेंटेनियस के लिए नहीं लगेगा, ये ठीक केवल है, पीक और आरएमएस के लिए लगेगा। ठीक है। ऑल्सो वैलिड फॉर आरएमएस वैल्यूज। ठीक है ना, ये लिख लेना यहाँ साइड में, आरएमएस के लिए भी ट्रू है। बताओ क्यों? क्योंकि अगर ये पीक है तो दोनों तरफ अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, कट हो जाएगा। वो लेके कट जाए जाएगा। √2 की तरह अंदर लेके जाए, तो बताओ आरएमएस बन जाएगा कि नहीं? तो वैसे पीक के लिए होता है, इंस्टेंटेनियस के लिए नहीं है। इंस्टेंटेनियस के लिए तो ये है, ये इंस्टेंटेनियस के लिए ये नहीं लगेगा, ये पीक और आरएमएस के लिए लगेगा बस। जरूर लिख लेना, देखो ये गलती हो जाती है इसमें, ध्यान से लिख लेंगे इसको, ऑल्सो वैलिड फॉर आरएमएस वैल्यूज। 16 आंसर आना।
16 वोल्ट 16 तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो 20 स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 12 स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज VC स्क्वायर इक्वल टू 256 आ गया कि 16 आ जाएगा ना। VC इक्वल टू 16 वोल्ट आ गया, तो 96 आ जाएगी, 256 से आ रहा होगा ना। हाँ, समझ में आ गई बात। तो ये RMS वैल्यू है। अब यहां से मान लो क्वेश्चन में पूछते कि ये दोनों दे देते और बोलते कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बताओ इसके अक्रॉस। √2 से डिवाइड कर दो। हाँ, तो ये तो RMS ही लेके चलते हैं हम फिर भी, पर इससे RMS ही निकलता, फिर √2 से यहाँ पे क्या करना मल्टीप्लाई पड़ता, करना पड़ता। मल्टीप्लाई और करना पड़ता। बात समझ आ गई ना सबको। एक और करो, देखो ये ऐसे दिया है, देखो यहाँ पर एक दिया है इंडक्टर और एक दिया है कैपेसिटर, और यहाँ पे देखो वोल्टेज की वैल्यू दी है 5√2 sin 1000 पाई टी, और ये दिया है 1 ओम और ये दिया है √3 ओम। राइट करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखो ओम दिया है, मतलब डायरेक्टली इनकी क्या दी है, एक्सएल की वैल्यू दी है। देखो अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता √3 हेनरी, ये क्या क्या दिया था फिर, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस एल दिया है, तो फिर एक्सएल L। निकालना तो ओमेगा एल करना पड़ेगा, ओमेगा यहां से निकालना पड़ेगा और ओमेगा इंटू एल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो √3 ओम दिया है, मतलब ऑलरेडी ये क्या है, एक्सएल की वैल्यू है, यूनिट से पहचान गए। राइट करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। करेंगे देखो सब लोग। हो गया सर। सिर्फ 5/√2 sin ओमेगा t माइनस π/3। हाँ, तो देखो हमें क्या करना है, करंट को पीछे कर देना है, हाँ जी क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है ना, तो वोल्टेज तो वही रहेगा, वोल्टेज को नहीं बदल सकते हम, करंट को उसके अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। तो कैसे फॉर्म में लिखेंगे, I0, फ्रीक्वेंसी नहीं कभी चेंज होगी, sin ओमेगा t माइनस 1000 पाई टी माइनस 5, ये फॉर्म में आंसर आना है। हाँ जी। अब I0 क्या होगा, जो v0 इज इक्वल टू √v² प्लस x हाँ स्क्वायर। V0 बाय जेड, हाँ वही हो ना गया। I0 इक्वल टू V0 बाय जेड। तो V0 की वैल्यू है 5√2 और Z की वैल्यू है √r² प्लस XL स्क्वायर। तो 5√2 डिवाइडेड बाय √r² का मतलब 1 स्क्वायर, और ये देखो √3 का स्क्वायर, तो 5√2 अपॉन ये 2, तो 5 बाय5/√2 आ जाएगा। और अब रही बात फाई की, XL by X by R। टू XL बाय R। 60 डिग्री है। हाँ, तो ये आ गया, देखो फाई की वैल्यू π/3 लिख दिया हमने, तो बस आंसर आ गया, देखो 5/√2 साइन 1000 पाई टी माइनस π/3। बोलो पीयूष, समझ रहे हो बात? यस सर। वो अब की बार तो सीख गए तुम अनम्यूट करना। यस सर। चलो वेरी गुड, ठीक है। तो आई की वैल्यू यहाँ से आ गई 5/√2 साइन 1000 पाई टी माइनस π/3, ये सर। करंट है। हाँ बोलो।
सर ये V नॉट इक्वल टू I नॉट Z जो है ये तो सिर्फ मतलब पीक के लिए ही है ना, हाँ, ये पीक के लिए, ये आरएमएस के लिए भी है। वो RMS तो इससे आ जाएगा ना हाँ डिवाइड वगैरह करके। बिल्कुल। ठीक है। बोलो सौरभ, समझ में आ रही है बात? यस सर। तो ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो किस तरीके से एसी के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, थोड़ा अलग है ना उधर से, इसलिए हम इसको अलग से देखो कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो एक और ये सर्किट बना हुआ है ऐसे, ये लगा है कैपेसिटर और ये लगा है देखो एमीटर। और यहाँ पे देखो लिखा है 120 वोल्ट, यहाँ पे लिखा है 90 वोल्ट, और ये एमीटर है और इसकी रीडिंग लिख रखी है 3 एम्पियर, और ये ऐसे सोर्स एसी का लगा रखा है। कैलकुलेट इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। ये इंफॉर्मेशन है और इम्पीडेंस निकालनी है। सर वो 30 की 90? 90 वोल्ट है। फिफ्टी आ रहा है 50 50 ओम। सही है, देखो आंसर करेक्ट है। यस सर। हाँ बोलो। बोलो मनमोहित, कितना आया? 50 आ रहा है। V नॉट इक्वल टू I नॉट Z से ही आ रहा है। बिल्कुल सही बात है ना। वी आर एम एस, अब ये तो आरएमएस है सब। वो √2 से डिवाइड करके वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। अब वी आर एम एस लाएं अंडर तो रूट दिस स्क्वायर स्क्वायर करके। तो दिस स्क्वायर के बराबर है, तो रूट 120 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर। स्क्वायर। आई आर एम एस इज 3। ये देखो ये आर एम एस ही होता है जेड। बस सॉल्व कर लो, जेड इक्वल टू 50 ओम आ जाएगा। हाँ जी। नेक्स्ट लिखो। ये 30 वोल्ट और ये 40 वोल्ट। अगर पीक वैल्यू का पूछा होगा तो फिर दिया होगा ना उसने पीक। हाँ देखो, उसी के लिए मैं क्वेश्चन आगे दे रहा हूँ, देखो तुम्हें। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वी नॉट। √2 50 रूट 2। एक मिनट, हाँ ये √2। ओके, बोलो गौतम। यस सर, यही है। यही आ रहा है। गुरसिमरत। 50√2 आ रहा है सर। 50√2। ठीक है, देखो 50 रूट 2 ही आएगा आंसर। इससे पहले क्या निकल जाएगा? आरएमएस निकल VRMS जाएगा, निकल जाएगा। VRMS है निकलेगा। ना। वी आर एम एस निकल जाएगा इससे, रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर करने से। 50 ये 50 आ गया। √2 से फिर हमें तो पीक निकालना है, वी नॉट तो मतलब पीक होता है। वी नॉट बाई रूट 2, दिस इंप्लाइज वी नॉट इक्वल टू 50 रूट 2 वोल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये ऐसे एक कैपेसिटर दिया है और ये दिया है सोर्स। कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है देखो 50/पाई माइक्रोफैरड, और ये वोल्टेज भी दिया है 50 साइन 1000 पाई टी। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सेकंड पार्ट पीक वैल्यू ऑफ करंट, थर्ड पार्ट करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सर हाँ बोलो। कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो एक्ससी को कहते हैं। हाँ बिल्कुल। डन सर। डन सर। ओके आंसर ठीक है, देखो वेरी गुड। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब एक्सी हो गया ना, 2 into 10 power तो minus एक्सी हो 5 गया 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा, 1/55. ओमेगा 1000 पाई, और सी हो गया 50/पाई इंटू 10⁻⁻6। कितना आ गया बोलो ये? ऊपर ही चला जाएगा। into 10 power minus 6 सर। 20 20 आ गया। 20 आ रहा है। आ रहा है। यस सर। वगैरह नहीं होगा। देखो 5 10⁻⁴ तो यही हो गई, 10.5 आएगा। 10⁻⁻2 बची, फिर ऊपर लेके चले जाओ उसको, 100 बन गया वो। 20. सेकंड आ जाओ फिर, पीक वैल्यू ऑफ करंट। 0.2 हाँ तो I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन XC। V नॉट ये रहा, XC है 20, 2.5 एम्पियर। बोलो यही आ रहा है। यस 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 सर। और थर्ड देखो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो I इक्वल टू I नॉट, करंट को आगे करना है ना, सर। तो 1000 पाई टी के रेस्पेक्ट में π/2 आगे कर देना है। देखो ध्यान देना, कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हें पहले से π/3 लिख के दिया हो, ऐड ही करना है फिर उसको। तो इसमें एक्स्ट्रा उसमें और π/2 add ऐड कर करना है। देना है, हाँ जी। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो अब चलो यहाँ तो नहीं दिया है ऐसा, तो इसी में कर दिया हमने। तो अब I नॉट की वैल्यू तुम्हें पता ही है, तो आंसर हो गया 2.5 साइन 1000 पाई टी प्लस π/2। चलो समझ आ गई क्या सबको बात? यस सर। तो यस ये सर। देखो हमने 5 टाइप के सर्किट कर लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट करते हैं अब हम, सीरीज LCR सर्किट। इन सारे सर्किट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर पीछे वाले सर्किट पढ़ने से पहले ये पढ़ नहीं सकते, उनकी नॉलेज भी हम इसमें यूज करेंगे। तो सीरीज LCR, अरे 5th है कि 6th सर? ये 3 तो वो थे, 5 और 6 हुए ना भाई, ठीक है सर। 6 ही होगा। देखो 3 तो प्योर वाले थे और 2 मिक्स थे, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये इस तरह से, ये R, ये C, ये L, ये सीरीज में लग गए LCR, ये VR,
ये पीक वैल्यूज, ये VC, और ये क्या VL, और ये V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। VR, VC and VL are peak values of voltage। अब इसमें निकालनी है करंट, तो करंट निकालने के लिए सीधे फेजर में जाएंगे। देखो फेजर में जाते हैं, तो देखना करंट तो इधर ही आएगी, VR भी इधर ही है। और ये VR भी हमने इधर ही ले लिया है। अब VC जो है वो नीचे हो जाएगा, हाँ जी भैया ऊपर हो ये ऊपर हो जाए। और VL जो है वो ऊपर हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गई क्या सबको बात? हाँ जी। ठीक है ना। तो अब इसमें तुम देखो, एक तो ये भी सही है कि V इंस्टेंटेनियस इक्वल टू VR इंस्टेंटेनियस प्लस VC इंस्टेंटेनियस प्लस VL इंस्टेंटेनियस। अब हो गया ना तीन तीन इसमें। अब ट्रिग्नोमेट्री से वैसे करना अगर तो मुश्किल हो जाएगा इसमें। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ना, वो दो में तो चल जाता है पर तीन में नहीं, उससे डायरेक्ट होता। तो इसलिए फेजर सीखा है हमने। तो इसमें देखो तीन केस करने हैं हमने। अब ये ऊपर नीचे हो गया ना VL VC। अब जिसमें VL बड़ा होगा तो VL माइनस रिजल्टेंट ही तो निकालना है इन तीनों का। यस सर। तो रिजल्टेंट तो फिर VL VC से बड़ा हो तो नेट ऊपर आ जाएगा, VC VL से बड़ा हो तो नेट नीचे आ जाएगा। बराबर होगा उसके तो अकॉर्डिंग X फिर में आ सॉल्व जाएगा। करेंगे। तो देखो केस वन, तीनों केसेस के करते हैं। बराबर भी हो सकता है, बराबर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उसको रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। देखो केस वन, इफ VL इज ग्रेटर देन VC, अगर मान लो VL जो है ग्रेटर देन VC और I नॉट इंटू ओमेगा L ग्रेटर देन I नॉट इंटू XC, तो वो लिख सकते हैं क्या ये, सॉरी I नॉट इंटू XL XL है। और XL ग्रेटर देन XC। ठीक है ना। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा हो तो अपना ज्यादा असर कौन दिखाएगा, इंडक्टर। तो अगर VL बड़ा है तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो रिजल्टेंट के लिए। तो ये देखो क्या बचेगा, ये VL माइनस VC, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दिया। इधर देखो ये है VR, ये है देखो I नॉट। अब बस वही हमने रिजल्टेंट कर देना है। ये देखो रिजल्टेंट आ गया। ये देखो ये है कुछ फाई। अब देखो इंडक्टर अपना असर दिखा रहा है ज्यादा, तो करंट पीछे रह गई ना, हाँ जी। क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव कौन है, इंडक्टर। XL ग्रेटर देन यस XC। सर। बड़ा आसान है, देखो लिंक्ड है सारी चीजें। तो अब यहां से आ जाओ, देखो सबसे पहले तो V नॉट स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर, also valid for RMS values। तो V नॉट स्क्वायर इक्वल टू VR को लिख सकते हो I नॉट इंटू R, इसको लिख सकते हो I नॉट इंटू XL, माइनस इसको लिख सकते हो I नॉट इंटू XC। V नॉट रूट करो दोनों तरफ, क्या बना ये R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। XL माइनस XC स्क्वायर, और V नॉट इक्वल टू I नॉट इंटू Z, where Z इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर।
ठीक है ना, ये z की वैल्यू है। और ये देखो ये ट्राइंगल जो बन रहा है ना, इसको उठा के अगर इधर लाओगे तो इस ट्राइंगल को बोलते हैं, देखो इम्पीडेंस ट्राइंगल, पीछे वालों को भी बोल सकते हैं, जिसमें भी इम्पीडेंस टर्म हमने यूज किया वहां इसको इम्पीडेंस ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। पीछे वालों में भी जो आर एल एल थे ना, एल आर और आर सी, उसमें भी जो ट्राइंगल बनता है उसको इम्पीडेंस ट्राइंगल बोल सकते हैं, नाम है इसका। तो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सिस का स्क्वायर और z इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का स्क्वायर। तो अब तुम ध्यान से देखो, ये अकेला ही फॉर्मूला है जो सारे z को हैंडल कर लेगा। अभी बताओ, तुम एलआर सर्किट पढ़ के आ रहे हो, उसमें सी नहीं था, सी नहीं था तो एक्सी को छोड़ दो, क्या बच जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ऐसे देखो अभी तुमने पढ़ा आर सी, तो एक्सएल नहीं है उसमें, एल है ही नहीं, एक्सएल को रहने दो, क्या बन जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल। आ रहा है बोलो, जेड तो कवर कर रहा है ये सारा अकेला ही सबको। यस सर। अब फेज डिफरेंस भी देखो, इससे एक फॉर्मूला बनाएंगे वो सबको कवर कर देगा। तो tan phi इक्वल टू फॉर फेज डिफरेंस tan phi इक्वल टू VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR। तो बताओ ये कितना बन गया, आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस आई नॉट इंटू एक्सी डिवाइडेड बाय आई नॉट इंटू आर। तुम लिख सकते हो क्या इसको, तो बन गया देखो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। और इधर लिख रहा हूं देखो मैं, और फाई इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। करंट इज लैगिंग बिहाइंड with respect to voltage by phase phi। ये भी सबके लिए हाँ ये भी सबके लिए, देखो अकेला एक्सएल हो तो एक्सएल बाई आर हो जाएगा, अकेला एक्सी हो एक्सएल छोड़ दो तो एक्सी बाई आर हो जाएगा। कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, अगर अकेला एक्सी है तो पता ही है कैपेसिटर करंट को आगे रखता है। नेगेटिव साइन से भी पता चल जाएगा ना, हाँ, भी पर नीचे आ माइनस को जाना है। रखना मत वैल्यू में। हाँ वो तो पता। हाँ, तो ये भी एक सिंगल फॉर्मूला है, फाई भी सब इसमें कवर हो जाएंगे, जो नहीं है उसको छोड़ दो। पर एक्सी अगर प्रेजेंट है तो कैपेसिटर का नेचर होता है करंट को आगे रखना, तो करंट आगे होगी कितने फेज से, 5 फेज से। इंडक्टर पीछे रखता है तो पीछे, अब दोनों ही आ गए तो जो बड़ा है उसका वो अपना असर दिखा रहा है, वो अपना इफेक्ट दिखा रहा है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात। अब इसमें एक चीज और है देखो, जो कि अभी आगे एक टॉपिक आएगा उसमें यूज करेंगे, पावर फैक्टर। इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं उसको, पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू, तो पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू PR by V नॉट। बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसको पावर फैक्टर क्यों बोलते हैं ये तो हमें पावर वाले टॉपिक में पता लगेगा, और फिलहाल cos phi की वैल्यू पावर फैक्टर होती है, ये बस याद रखेंगे। VR बाय V नॉट, बताओ बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो गया। यस सर। हाँ जी सर। तो इसको क्या, ये तुम आई नॉट इंटू आर अपॉन आई नॉट इंटू जेड भी लिख सकते हो क्या। तो cos phi का एक फॉर्मूला बना R बाई जेड, और cos phi इक्वल टू VR अपॉन V नॉट को क्या लिख सकते हो, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। फिर वो ये में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो पूरा देखो ये कई बार वोल्टेज दे देंगे इन सबके ऊपर कि भाई ये इसकी तीनों की वोल्टेज दे दी और फिर सब इनका पावर फैक्टर पूछ रहे हैं, तो पावर फैक्टर निकाल सकते हो फिर तुम।
बोलो निकाल सकते हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो VR अपॉन रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। नेक्स्ट देखो केस 2, if VC is greater than VL or I naught into XC greater than I naught into XL or XC greater than XL, तो जल्दी से देखो इसका फेजर भी बना देते हैं। ये हो गया देखो VC माइनस VL, और ये है देखो VR, और ये है I नॉट। ये है देखो 5। तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो V नॉट इक्वल टू I नॉट इंटू Z, और एक मिनट, एक तो देखो ये रिलेशन लिख देते हैं, V नॉट स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर एंड V नॉट इक्वल टू I नॉट इंटू Z, और Z क्या होगा, Z सेम होगा R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। वैसे भी देखो स्क्वायर है, किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो और tan फाई, XC माइनस XL बाय हाँ tan फाई की वैल्यू हो जाएगी देखो यहाँ से VC माइनस VL डिवाइडेड बाय VR, और tan फाई इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R। और फाई इक्वल टू आ गया देखो tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। इसमें देखो करंट लीड कर रही है, Resistance का ज्यादा effect होगा। हाँ, तो करंट इज लीडिंग। ठीक है, तो इसमें देखो करंट लीड कर रही है, फॉर्मूले तो सेम ही है, कोई फर्क तो आया नहीं। सर हाँ बोलो। शुरू का टेस्ट होना है, हाँ बिल्कुल होना है टेस्ट, देखो डिस्कशन रहते हैं। हाँ चलो टेस्ट तो दे लो तुम, कोई बात नहीं, डिस्कशन नहीं भी हो। चलो ऐसा करते हैं, है ना, उतने लेवल तक रख लो, हाँ फिर मतलब मेंस लेवल वाली डालना ना। हाँ मेंस लेवल वाले आएंगे देखो अभी कल के टेस्ट में तो। ठीक है, जितना असाइनमेंट कर लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जब है ना अगला जब टेस्ट लेंगे तो उसमें थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो कल नेक्स्ट वीक होना है। डिस्कशन कर लो, हाँ नेक्स्ट वीक डिस्कशन इसकी और मैग्नेट वाले की करें। हाँ बिल्कुल, अब ये एसी का चैप्टर कंप्लीट करे बाद हम पहले सारा काम जो असाइनमेंट डिस्कशन वगैरह एडवांस जो भी है ना वो खत्म करके अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो कल टेस्ट तो होना है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी और एम्पियर सर्किटल लॉ तक। ठीक है, मॉर्निंग अगला की chapter- इवनिंग में नहीं, तुम जब मॉर्निंग में होगा क्लास के लिए आओगे ना तो 1 आवर पहले आना है, 11:15 पे। ठीक है। ठीक है, तुम्हें मैसेज भी आ जाएगा अभी क्लास के बाद। तो कल करंट इलेक्ट्रिसिटी और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म अप टू एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, नोट्स अच्छे से करे हुए हो, बस मेंस लेवल का ही रहेगा, अच्छे से सॉल्व करना क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखो
केस 3, केस 3 देखो, इफ VL इक्वल टू VC, तो VL अगर VC के बराबर हो और I नॉट इंटू XL इज इक्वल टू I नॉट इंटू XC और XL इक्वल टू XC, let this happens on angular frequency ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट L इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा नॉट C। बोलो लिख सकते हैं क्या ओमेगा L? हाँ जी ये लिख सकते Yes, तो sir. ये देखो ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके बराबर आ गया 1 1 अपॉन by LC और ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और F नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट LC। 2 पाई F नॉट कर दिया ना हमने। इस ओमेगा नॉट का नाम है रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और F नॉट को बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब देखो क्या खास बात है इसमें, जरा देखते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इसके प्रैक्टिकल यूज भी है इस रेजोनेंस कंडीशन के। याद रखेंगे देखो ये वैल्यूज दोनों 1 अपॉन रूट LC और 1 अपॉन 2 पाई रूट LC। अब ऑप्शन में कई बार एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और रेडियन पर सेकंड में आंसर होगा, मतलब हमें ओमेगा निकालना है। 1 अपॉन रूट LC का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये omega ही होगा. बोलो 1 अपॉन रूट LC का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? रेडियन पर सेकंड। हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला T-1, अच्छा हाँ हाँ वही हाँ, है ना, तो T T-1 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? अब देखो इसी में अब आओ, अब इसकी इम्पीडेंस, फॉर इम्पीडेंस, आ रही होगी इसकी। हाँ बिल्कुल, फॉर इम्पीडेंस सिंस XL इक्वल टू XC, तो Z सीधे सीधे R हो जाएगा कि नहीं, यस है ना। उस फॉर्मूले में पुट कर लो तो Z की वैल्यू R हो जाएगी। Z हो गया देखो R। दिस इंप्लाइज एट रेजोनेंस, देखो यहां में लिख देता हूं रेजोनेंस कंडीशन, एट रेजोनेंस Z इक्वल टू Z मिनिमम इक्वल टू R। रेजोनेंस पे सर्किट की जो इम्पीडेंस है, सर्किट की जो इम्पीडेंस है वो क्या होगी, मिनिमम हो गई, और सर्किट विल बिकम प्योरली रेजिस्टिव। सर्किट विल बिकम प्योरली रेजिस्टिव एट रेजोनेंस। देखो होने में तो तीनों LCR तीनों प्रेजेंट है, पर जब रेजोनेंस हो गया तो LC का इफेक्ट एक तरह से खत्म ही हो गया, है ना। और किसका असर दिख रहा है, केवल रेजिस्टेंस का। तो सर्किट विल बिकम प्योरली रेजिस्टिव एट रेजोनेंस। और जो V नॉट है उसका फॉर्मूला भी हमने देखा, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, देखा ना। तो सिंस VL इक्वल टू VC, तो V नॉट किसके बराबर हो जाएगा, VR के बराबर हो जाएगा। V नॉट किसके बराबर हो जाएगा, VR के बराबर हो जाएगा। और करंट इन सर्किट I नॉट इक्वल टू V नॉट बाय Z, तो I नॉट मैक्स इक्वल टू V नॉट बाय Z मिन। बताओ ये जो पीक वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी क्या रेजोनेंस पे, Yes. क्योंकि Z जो है मिनिमम हो जाएगा रेजोनेंस पे, हाँ, कितना हो जाएगा वो V नॉट बाय R हो जाएगा।
रेजोनेंस पे जो पीक वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होती है। तो आई नॉट मैक्स की वैल्यू देखो कितनी आ गई, वी नॉट बाय आर आ गई। तो बहुत मेन बातें देखो, रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√LC, वोल्टेज वी नॉट इक्वल टू वी आर, और peak value of current will be maximum because impedance is minimum। इसका फेजर बनाते हैं, फेजर डायग्राम एट रेजोनेंस। तो फेजर डायग्राम एट रेजोनेंस, ये देखो ये आई नॉट है और ये क्या है, ये आई नॉट और ये है वी आर इक्वल टू वी नॉट। बोलो लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. और ये खत्म हो गए, देखो वीएल और वीसी ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया क्योंकि वो बराबर हैं। वीएल और वीसी ने एक दूसरे को खत्म कर दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो बताओ करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो गई कि नहीं हो गई? Hmm. Yes, ना, रेजोनेंस पे करंट और वोल्टेज क्या हो गई, वो सेम फेज में हो same गई। page. तो फाई इक्वल टू 0 ऐसे भी सोच सकते हो, tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R, सिंस XL इक्वल टू XC, फाई इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है क्या बात? इसका देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इसका ग्राफ तो वही हो जाएगा जो प्योरली रेजिस्टिव में बनाया था, करंट और वोल्टेज का टाइम के साथ। ये V और I और ये है T। बताओ सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे कि नहीं दोनों? ये हो गई आई नॉट, बट रेजोनेंस के लिए ये है। तो नीचे स्टेटमेंट लिख दो, इन रेजोनेंस कंडीशन in resonance condition current and voltage, in resonance condition current and voltage will be in same phase। in resonance condition current and voltage will be in same phase and circuit will be purely resistive, and circuit will be purely resistive। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो सीरीज एलसीआर सर्किट, नेक्स्ट लाइन में लिखना है सीरीज एलसीआर सर्किट are also called as tuning circuits। series LCR circuit are also called as tuning circuits। देखो LCR सर्किट जो है इनको ट्यूनिंग सर्किट की तरह भी यूज करते हैं। क्या होता है ट्यूनिंग सर्किट, वो समझते हैं। देखो
देखो ट्यूनिंग सर्किट से हमारा मतलब है जब भी हम किसी चैनल को, जैसे टीवी में मान लो हमने चैनल प्रेस किया, चैनल नंबर 131, और उस पर्टिकुलर चैनल के सिग्नल हमें दिख रहे हैं। जैसे मान लो 131 पे मान लो सोनी टीवी जो है वो आता है, तो 131 प्रेस करते ही उस चैनल के सिग्नल ही हमें दिखते हैं। मान लो हमने प्रेस किया 235, मान लो ये दूरदर्शन का है, तो 235 प्रेस करते ही केवल दूरदर्शन के सिग्नल ही हमें नजर आते हैं, जबकि सिग्नल तो सारे प्रेजेंट है एयर में, टीवी के आसपास सारे सिग्नल हैं, हर चैनल का सिग्नल है वहां पर वो एक Impedance के पर्टिकुलर according नंबर, होता है। वो नंबर प्रेस करने पर वही क्यों दिखता है, क्योंकि वहां Elements की वजह से। हाँ अंदर क्या है, देखो अंदर एलसीआर सर्किट लगा है। जब रिमोट से हम उसका एडजस्टमेंट करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, तो देखो पहले रेडियो में भी देखो होता है काम, रेडियो में देखो Okay, पहले ma'am. रेडियो में waves देखो, होती हैं। हाँ पहले देखो उसकी नोक जो होती थी उसको घुमाना पड़ता था, उसकी नोब होती थी ऐसे, उसको घुमाते थे, अलग अलग घुमाते थे, तो फिर चैनल की स्कैनिंग होती थी। फिर अब तो चलो डिजिटल हो गया है वो, पर मैं उससे ही बताता हूँ। देखो तुम्हें जिसको घुमाते जाओ और अलग अलग चैनल की आवाज आती जाती है, तो देखो मान लो 94.3 की आवाज आ रही है, कभी 93.5 के सिग्नल आ रहे हैं, कभी 98.3 के सिग्नल आ रहे हैं। तो देखो ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं अलग अलग चैनल के, वो एक्चुअल में तो सारों के हैं प्रेजेंट एयर में, तो पर उसके उस टाइम क्यों सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि बेसिकली देखो होता क्या है, जब हम नोब को घुमा रहे हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है, देखो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC, देखो अगर मान लो ये जो फ्रीक्वेंसी है 94.3 मेगाहर्ट्ज, देखो एल तो रहता है फिक्स सर्किट का, सी को हम करते हैं एडजस्ट। देखो घुमाने से क्या होता है बेसिकली, जब हम नोब को घुमाते हैं, देखो कैपेसिटर में तुम्हें बताया था कि दो प्लेट अगर आमने सामने हो तो उनका जो कॉमन एरिया होता है वो हमें कैपेसिटेंस में यूज करना होता है। बोलो, बताई थी ना ये बात, Yes. हाँ जी। ठीक है ना। तो अब देखो जब तुम उस नोब को घुमाते हो तो बेसिकली क्या होता है, ये एक प्लेट तो रहती है फिक्स और दूसरी प्लेट घूमती है, जैसे जैसे घुमाते हो वैसे वैसे एक मेटालिक प्लेट तो रहती है फिक्स और दूसरी घूमती है, तो घूमने से क्या होगा बताओ, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी। घूमने से क्या होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी। तो जैसे ही घुमाते घुमाते मान लो तुम्हारी कैपेसिटेंस की वैल्यू इस तरीके से सेट हो गई है कि 1/√LC की वैल्यू 94.3 के बराबर हो रही है, एल तो फिक्स होगा, सी तुम घुमाने से चेंज कर रहे हो, तो अगर 1/√LC की वैल्यू 94.3 से मैच कर जाएगी तो उसके लिए रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस हो जाएगा तो सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाएगी और मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होगा। तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पावर कंजम्पशन हो रहा है, मतलब तो उस टाइम उसका सिग्नल सबसे तेज सुनाई देगा हमें। बाकी के सिग्नल प्रेजेंट जरूर होंगे पर उनकी पावर ना के बराबर सुनाई देगी हमें, ठीक है। अब ऐसे तुम घुमाते घुमाते मान लो फिर उसको चेंज कर रहे हो, घुमाते घुमाते मान लो सी की वैल्यू ऐसी सेट हो गई कि 1/√LC की वैल्यू 98.3 के बराबर होगी। इसका मतलब क्या होगा, 98.3 वालों के लिए रेजोनेंस हो गया, और उसके लिए रेजोनेंस हो गया, तो वो पर्टिकुलर जो सिग्नल है उनके करस्पॉन्डिंग पावर जो है मैक्सिमम हो जाएगी, और पावर अगर मैक्सिमम होगी तो आवाज तेज सुनाई देगी हमें, उसके सिग्नल क्लियर सुनाई देंगे। बात समझ आ रही है। तो ये इसका यूज है, ट्यूनिंग सर्किट, ट्यूनिंग कर रहे हैं। अब देखो अब जब हम सेट करते हैं, जैसे अब तो कार में या फिर है ना टीवी में सब में चैनल का नंबर प्रेस करो सीधे वो आ जाता है। अब उसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें घुमाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो तुमने चैनल सेव किए हुए कार में, मान लो 1 नंबर पे मान लो 94.3, 2 नंबर पे मान लो 95 आता है मान लो, तो जैसे ही 1 नंबर प्रेस करते हो अपने आप उस जगह पे चली जाती है प्लेट जो 94.3 की होनी चाहिए। जैसे 2 नंबर प्रेस किया अपने आप वो ऐसी जगह पे चली जाएगी प्लेट जहां से 98.3 के साथ वो मैच कर जाए। इस तरीके से वो डायरेक्ट होता है, वो हम एक साथ उस पोजीशन पे जाते, घुमा घुमा के भी कर सकते थे, पर अब ये नया सिस्टम हो गया है कि इसको सीधे सेट कराओ, सीधे प्रेस करो, लो फास्ट काम करो, सीधे वहीं पे जाएगी। बोलो क्लियर हो गई क्या बात सबको? Yes, sir. Yes. ठीक है ना। तो देखो यहां तक करते हैं आज हम, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसका। कल 11:15 आना है तुम्हें, ठीक है ना। कल टेस्ट होगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी और एम्पियर सर्किट तक। Okay, sir. Okay, sir.